गुड मॉर्निंग बच्चों। विद्या विहंगम क्लासेस में पुनः आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग ग्रेविटेशन सीरीज की 11वीं लेक्चर पे हैं और जो टॉपिक्स बच गई हैं वो उसको हमने कवर करने की कोशिश करी है आज। इन टॉपिक में जो आज की टॉपिक है वो है गॉस लॉ इन ग्रेविटेशन। गॉस लॉ इन ग्रेविटेशन में जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है हमारा ग्रेविटेशनल फ्लक्स का। ग्रेविटेशनल फ्लक्स फ्लक्स क्या है? हम लोगों ने शायद बच्चों ने पढ़ा हो इलेक्ट्रोस्टैट में। फ्लक्स जो है किसी भी एरिया के लिए, पार्टिकुलर एरिया के लिए हम लोग ये देखते हैं फ्लक्स की कंसंट्रेशन ऑफ फील्ड लाइंस उस पार्टिकुलर एरिया से पास करने वाला कैसा है। कंसंट्रेशन ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया इज बेसिकली फ्लक्स कंसीडर्ड फॉर दैट एरिया। तो फ्लक्स क्या है? फ्लक्स हमारा है, फ्लक्स इज बेसिकली, ऐसे आप जानिए कि कंसंट्रेशन ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। अब कंसंट्रेशन हम कैसे तय करेंगे? कंसंट्रेशन तय करने के लिए हम लोग बेसिकली कैलकुलेट क्या करते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी पास कर रही हैं उस एरिया से। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस से हमारा जो है कंसंट्रेशन तय हो जाता है। ग्रेविटेशन में हम लोगों ने पढ़ा है कि ग्रेविटेशन किसी भी मास का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरे मास के प्रति रहता है उसके चलते एक फील्ड क्रिएट होता है और वही फील्ड है तो फील्ड लाइंस हैं। फील्ड लाइंस जब किसी पार्टिकुलर एरिया को पार करती हैं तो उस एरिया के लिए उस पार्टिकुलर मास का फ्लक्स वो कहलाता है। तो गॉस लॉ इन ग्रेविटेशन में हम लोग जाने कि फ्लक्स को हम लोग जो है लिखते हैं फाई से, और चूंकि ये ग्रेविटेशन से रिलेटेड है तो इसको नॉर्मली डिनोट करते हैं फाई जी। ये क्या होता है? हमारा एरिया वेक्टर, सरफेस एरिया एस इंडिकेट कर रहे हैं हम लोग, और जो जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका डॉट प्रोडक्ट होता है। आप याद करें, अगर यहाँ हमने कहा है कि फील्ड लाइंस की बात करी और हम लोग ले रहे हैं जी। बेसिकली जो फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहाँ पे आप ऐसे देखिए कि अगर कोई मास ये m है तो r डिस्टेंस पे, इसके सेंटर लाइन से r डिस्टेंस पे फील्ड क्या होता था? हम लोगों ने निकाला था Gm अपॉन r स्क्वायर, और ये फील्ड का डायरेक्शन था। और r अगर हम लोग यूनिट वेक्टर फॉर्म में लें तो डायरेक्शन हमेशा जो है निगेटिव होता था, ठीक है। और Gm अपॉन r स्क्वायर जो है ये बेसिकली एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इंडिकेट करता है। इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने जो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन लिखा है वो लिखा है कि सरफेस एरिया और जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके डॉट प्रोडक्ट के बराबर। अब ये क्या है कि कन्वेंशनली हम लोग ने देखा कि मास अगर कोई है तो फील्ड का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स मास है, ऐसे है। ये अगर ये मास m है तो इसकी फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होती हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। और ये फील्ड लाइंस हैं वो ये सारा जो है मास की तरफ कन्वर्टेड है, मास की तरफ डायरेक्टेड है। तो फ्लक्स के लिए एक कंसेप्ट है कि कन्वेंशन ये है
कि जब भी कोई क्लोज सरफेस में फ्लक्स इन कर रहा हो, जब भी कोई क्लोज सरफेस में फ्लक्स इंटर कर रहा हो, फ्लक्स इंटर कर रहा हो मीनिंग कि फील्ड लाइंस इंटर कर रही हो, तो बाय कन्वेंशन हम लोग निगेटिव साइन उस फ्लक्स के लिए लेते हैं। यहाँ जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, फील्ड लाइंस आप देखें इस मास की तरफ है, मतलब इसमें इन करता हुआ है, इसलिए कन्वेंशनली जो साइन है वो निगेटिव होगा और अकॉर्डिंगली हम यहाँ एक निगेटिव साइन ले लेते हैं। अब आप आगे बढ़िए तो देखिए, अगर कोई मास ये m है, रेडियस r है, फील्ड लाइंस जो होंगी इस तरीके से हैं आपकी, सब रेडियली इनवर्ड्स होंगी। इस केस में हमारा सरफेस कितना है, पहले तो माइनस साइन ले लिए, सरफेस हमारा हो गया स्फेरिकल शेप है, 4πr² हो गया, और g की जो वैल्यू हुई वो हमारा हुआ Gm/r², और फाइनली ये फिगर हमारा आता है 4πGm। ये हमारा ग्रेविटेशनल फ्लक्स हो गया। और इसमें आप ये जान लीजिए कि अगर ये हमारा जो ये आप देख रहे हैं पेरीफेरी, ये इनक्लोज्ड एरिया है, मास हमारा ये m है, ये हमारा फाइनल फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें हम लोग। बाइनरी स्टार, बाइनरी स्टार क्या है? बाइनरी स्टार बेसिकली ये दो स्टार का कॉम्बिनेशन है, और ये दोनों स्टार आपस में एक दूसरे से ग्रेविटेशनली जुड़े होते हैं। ग्रेविटेशनली जुड़ने का सिंपल सा मतलब है कि एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से पकड़े रहते हैं, बाउंड किए रहते हैं, और एक दूसरे के अबाउट ही ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं। बाइनरी स्टार का बेसिकली यही कंसेप्ट है। अब आप देखिए डायग्रामेटिकली जो है, ये मास आपको कुछ बड़ा सा दिख रहा है, ये मास बड़ा सा दिख रहा है, ये मास छोटा दिख रहा है, और ये सेंटर लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन है। अब इस लाइन पे अगर दोनों मास के क्वांटम को हम कंसीडर करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बेसिकली कहीं बड़े मास के आसपास होगा। यहाँ ले लेते हैं हम लोग Cg। अब ये दोनों मास बाइनरी स्टार सिस्टम में दोनों मास एक दूसरे से ग्रेविटेशनली जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के अबाउट भी ऑर्बिट करते रहते हैं। तो ये बड़ा मास क्या करता है, ये इस Cg के अबाउट अपना मूवमेंट रोटेट करता है, और ये छोटा मास जो है ये भी अपने Cg के अबाउट जो है मूव कर रहा होता है। ये दोनों का पाथ होता है, और बोथ स्टार्स, दोनों स्टार्स जो हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड दोनों रिवॉल्व करते हैं, और हमेशा ऑलवेज दोनों का पोजीशन जो होता है एक दूसरे के अपोजिट ही होता है, कीपिंग देयर पोजीशन अपोजिट टू ईच अदर। दूसरा जो फीचर है कि इन दोनों का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम होता है, और अकॉर्डिंगली टाइम पीरियड भी इनका सेम होता है। ठीक है, फर्दर आगे बढ़े हम लोग। अब आइए रिलेशन बिटवीन एरियल वेलोसिटी
आप जो यहाँ वर्ड देखिए एरियल क्या यूज किया गया है, AREA करके यूज किया गया है। एरियल ये वर्ड है डिराइव्ड एरिया से डिराइव्ड है, मतलब एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम के रिलेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है ग्रेविटेशन चैप्टर में के अंदर ये जानना। अब यहाँ पे एक अरेंजमेंट आप देखिए डायग्राम का हमने दिया है कि ये एक लाइन है, एक पार्टिकुलर डिस्टेंस r पे, r को हम वेक्टर फॉर्म में नोट करें, और ये थीटा पोजीशन के बाद डी थीटा डिफ्लेक्शन के बाद इसने अपना पोजीशन चेंज कर लिया पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे, और यहाँ इसकी स्थिति हो गई r प्लस डी आर। ठीक है, और ये जो मूवमेंट हुआ डी आर का हुआ यहाँ पे। अब ये लाइन जो है 0 से 1 जो अपना पोजीशन चेंज किया, 0 से 2 किया, इसमें कुछ इसने एरिया स्वीप किया। ये देखिए एरिया स्वीप किया, ये इसके अंदर जो इनक्लोज एरिया है, एरिया कितना स्वीप किया, ये एरिया जो इसने स्वीप किया वो है एरिया ऑफ 0, 1, 2, जो ट्रायंगल फॉर्म आया है ये एरिया है। जब तक डी थीटा स्मॉल है हम लोग देखते हैं कि 0, 0, 1, 2 एक ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है, अब इस केस में एरिया स्वेप्ट जो है हमारा आ जाता है हम लोग जानते हैं ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये ले लें हम, r को हम बेस मान लें, dr को हाइट मान लें, तो हाफ इंटू r टू dr हो जाता है, और ये हमारा हाफ r। अच्छा, dr जो है, dr बेसिकली क्या है, dr यहाँ देखिए dr को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि r इंटू डी थीटा। डी थीटा मतलब स्मॉल एंगुलर डिफ्लेक्शन के लिए जो ये लेंथ कवर होता है, ये लेंथ कवर होता है, ये हम सिंपली निकालते हैं रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल। तो ये हमारा आ जाएगा इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा r डी थीटा और एक और r, मतलब हाफ r स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, अब एक और बात देखें हम लोग कि अगर ये पूरा का पूरा स्वीपिंग का जो एक्टिविटी है ये डेल्टा टी टाइम में हुआ है, ठीक है, टाइम जो है इन्वॉल्व ये डेल्टा टी है, तो एरियल स्पीड क्या हो गई, एरियल वेलोसिटी हो गई एरिया स्वेप्ट बाय टाइम। ये हम लोग डेल्टा ए बाय टाइम ले लें इज इक्वल टू हाफ, एरिया स्वेप्ट हमारा है ये हाफ r हाफ r dr बाय dt। ये यहाँ पे हम लोग ये वाला ले रहे हैं फॉर्मूला, ये वाला हाफ r dr बाई dt, और ये हमारा हो जाता है हाफ r dr बाई dt है, dr बाई dt है,
ये हमारा हो जाता है v। यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसको इसकी v, थोड़ा r और v में ध्यान ज़रूर रखिएगा लिखने में। लग रहा है ऐसा कि r और v एक समान सा दिख रहा है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है एरियल वेलोसिटी जो है r इंटू वी। अच्छा, v वेलोसिटी अगर है और p मोमेंटम अगर है, p अगर हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है तो p होता है क्या हमारा मास इंटू वेलोसिटी। तो हम यहाँ v ले सकते हैं हाफ r, v इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए v इज इक्वल टू हो जाएगा p बाई एम, हाफ r p बाई एम हम लिख सकते हैं इसको। और ये टर्म जो है ये एरियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी हो गया हमारा हाफ p बाई एम इंटू आर। अब p अगर मोमेंटम है, तो p इंटू आर एंगुलर मोमेंटम है, पूरा लिख देते हैं, p इंटू आर एंगुलर मोमेंटम है। तो यहाँ देखिए क्या आ जाता है इक्वेशन हमारा, p इंटू आर, इसको हम अगर एंगुलर मोमेंटम ले लें, एंगुलर मोमेंटम को हम l से इंडिकेट करते हैं, तो ये आता है हमारा p इंटू आर एल डिवाइडेड बाई m। ये हमारा हो गया एरियल वेलोसिटी का फार्मूला। और ये एरियल वेलोसिटी का फार्मूला क्या आया, हाफ l अपॉन m। l जहाँ क्या है, l है हमारा एंगुलर मोमेंटम, m है हमारा मास। अब एक चीज़ जो हमने पहले बताया था कि प्लैनेटरी मोशन में फोर्स जो है दैट ऑलवेज एक्ट्स थ्रू सेंटर लाइन, और यही कारण है कि फोर्स सेंटर लाइन से पास करता है तो कोई टॉर्क जो है वो इफेक्ट में नहीं आता है। प्लैनेटरी मोशन में क्या होता है, फोर्स थ्रू सेंटर पॉइंट, और ये क्या रिजल्ट करता है, जीरो टॉर्क। ठीक है। अब अगर टॉर्क अगर जीरो है तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड है। जीरो टॉर्क की स्थिति में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, और प्लैनेटरी मोशन में टॉर्क जीरो है। इट मीन्स कि एल जो है वो कंजर्व्ड है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और मास जो है वो खुद भी कांस्टेंट है यहाँ पे। तो हम क्या देखते हैं कि जो एरियल वेलोसिटी है ये भी हमारा कांस्टेंट आ जाएगा, एरियल वेलोसिटी विल आल्सो बी कांस्टेंट। और यही चीज़ केपलर ने अपने सेकेंड लॉ में कहा था कि यहाँ देखिए कि प्लैनेटरी मोशन में इक्वल टाइम में जो प्लैनेट्स हैं वो इक्वल एरिया स्वीप करते हैं। यही ना हम लोग पढ़े थे, ये एरिया ये सब बराबर होती हैं। और हम लोगों ने यहाँ देखा, यहाँ पे देखा है अपने इक्वेशन से भी कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, मतलब कि एक पार्टिकुलर टाइम अगर हम देते हैं तो जो एरिया स्वीप होगा, एरियल वेलोसिटी चूँकि एरिया पर यूनिट टाइम, एरिया स्वीप पर यूनिट टाइम है, उसमें हम अगर गिवन टाइम से मल्टीप्लाई करें तो जो एरिया आएगा वो एरिया इक्वल आएगा गिवन टाइम में। तो ये जो डेरिवेशन अभी था हमारा वो केपलर सेकेंड लॉ को भी इस्टेब्लिश करता है। अब आइए यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी इन प्लैनेटरी मोशन। इसमें क्या है, दो तीन चीज़ें हम लोग ध्यान से ज़रा सा देख लें। मैथमेटिकल जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बात आएगी तो थोड़ा ज़रूरत पड़ेगा। ये एक स्ट्रक्चर हमने बनाया, सपोज कीजिए कि ये हमारा अर्थ है और इसके अबाउट सैटेलाइट कोई मूवमेंट है। सैटेलाइट जो है मास m है, एक पार्टिकुलर पोजीशन है, जो नियरेस्ट है वो पेरीहेलियन और जो दूर का था वो एपीहेलियन। लाइकवाइज जो डिस्टेंस कहलाता है, अगर हम यहाँ से
यहाँ से इसकी डिस्टेंस को ले लें R1 ले लीजिए, और यहाँ से आप ले लीजिए अगर इसको R2, ठीक है। तो R1 जो है पेरिहेलियन से है, तो इसको हम लोग कहते हैं पेरिगी। R2 एपिहेलियन से है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एपोगी। ऐसे भी R1 ये पोजीशन जो पेरिहेलियन का होता है, शॉर्टेस्ट एपिहेलियन का होता है, वो फारदेस्ट पॉइंट होता है। अब देखिए, सेटेलाइट जब हम लॉन्च करते हैं तो पहले इसको क्या करते हैं कि पहले इसको हम लोग वर्टिकली फायर किए। वर्टिकल फायर करने के बाद जब ये एटमॉस्फेयर में पेनिट्रेट कर गया तो यहाँ पे इसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी गई, और ये हॉरिजॉन्टल नहीं, मतलब इसको पाथ के टेंजेंशियल कहिए। प्लैनेटरी मूवमेंट में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसा कुछ नहीं है। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से जब बाहर गया तो इसको एक टेंजेंशियल वेलोसिटी दी गई, और ये अपना ऑर्बिट को पकड़ करके उसमें मूव करता रहता है। अब 2-3 पोजीशन हम लोग ले लें। मान लीजिए कि ये पेरिगी वाला पोजीशन है, यहाँ पे हमारी वेलोसिटी मान लीजिए V1 से लॉन्च किया गया, यहाँ पे इसका V रहा और यहाँ पे V2 हुआ। तो अब इस केस में हम लोग जानते हैं कि प्लैनेटरी मूवमेंट में जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। एंगुलर मोमेंटम जो है कंजर्व होता है। तो थोड़ा जान लीजिए क्या इक्वेशन आएगा। फर्स्ट पोजीशन के लिए एंगुलर मोमेंटम हमारा हो गया mv1r1। सेकेंड पोजीशन के लिए अगर हम इसको r लें, अगर r लें, और यहाँ पे थर्ड पोजीशन के लिए ये R2 है ही है, पहले हम थर्ड वाला पोजीशन लिखते हैं mv2r2, और ये आपका मान लीजिए कि ये रेडियली आउटवर्ड जो निकल रहा है ये रेडियस r जो है वेक्टर, और इन दोनों के बीच एंगल थीटा है। तो जो सेकंड पोजीशन का इक्वेशन है वो बनता है mvr साइन थीटा, mvr साइन थीटा। ये हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन है। और जो एनर्जी, यहाँ पे दोनों चीज़ें कंजर्व है, मोमेंटम भी और टोटल एनर्जी भी। जो एनर्जी कंजर्वेशन का हमारा फॉर्मूला आएगा, अब आप याद करिए, फर्स्ट पोजीशन पे ये है हाफ mv1 स्क्वायर से, और वहाँ हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इसका Gmm/r1। ये बराबर हो जाएगा हाफ, थर्ड पोजीशन के लिए हाफ mv2 स्क्वायर माइनस Gmm/r2, और जो बीच वाला पोजीशन था वो हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर माइनस Gmm/r। इतना ज़रूर याद रखिएगा प्लैनेटरी मूवमेंट में कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन, और इस मतलब इक्वेशन को अप्लाई करके बहुत, ये इक्वेशन बहुत ही कंसेप्चुअल है और बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्विंग में आपको ये सहायता करेगा। आज यहीं पे ओवर करते हैं हम लोग अपनी सारी बातों को। चैनल आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।